चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो स्टूडेंट थे यानी कि जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी, उनके साथ अंग्रेजों का मतलब कि अंग्रेज उनके साथ क्या कर रहे थे, या फिर जो शिक्षा नीति थी, अंग्रेजों की शिक्षा नीति भारत में किस तरीके से थी, भारतीय लोगों को वो किस तरह से समझते थे। देखिए क्या है चैप्टर का नाम, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। मतलब वो क्या सोच रहे थे कि जो हमारी मतलब हमारा भारत है, हमारी जो सभ्यता है वो बिल्कुल असभ्य सभ्यता है। उनका यही मानना था कि भारतीय सभ्यता बिल्कुल असभ्य सभ्यता है, तो हम इसे सभ्य अंग्रेजी बना सकते हैं, यूरोपियन ही इसे सभ्य बना सकते हैं। ये सारे भारतीय सभ्यता भी असभ्य है और भारतीय लोग भी असभ्य हैं। ठीक है, तो यही चीज इसमें है कि किस किस तरह से उसकी शिक्षा नीति थी, कौन अंग्रेजों की शिक्षा के मतलब शिक्षा नीति के सपोर्ट में था, कौन उसके खिलाफ था, और किस किस तरह से उसकी शिक्षा नीति पूरे भारत में फैलती गई। ठीक है, देखते हैं पहले हम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक भाषाविद एक शब्द है। ठीक है, ऐसे शब्द बेटा ये जो बॉक्स वाले शब्द होते हैं ना, ये आ जाता है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो भाषाविद क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है। मतलब जो कई भाषाओं का जानकार हो, जैसे बहुत सारी भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, फारसी, बहुत सारी भाषाएं वो जानता हो, उसे हम भाषाविद कहते हैं, यानी कि बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता। ठीक है, उसे भाषाविद कहते हैं। तो देखिए हम आगे क्या क्या है इसमें। इस यहाँ पर देखिए एक चीज दिया गया है कि भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। अंग्रेज ये सोच रहे थे कि भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों के मुताबिक अच्छी प्रजा, यानी कि अंग्रेज अपने अनुसार अच्छी जनता, अच्छी प्रजा बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते थे। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते थे, इसमें प्राच्यवाद की परंपरा थी। प्राच्यवाद की परंपरा, प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद देखिए यहाँ पे दिया गया है। प्राच्यवादी कौन थे, एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले। ठीक है, प्राच्यवादी कौन थे, जो एशिया यानी कि जो इंडियन भाषा हो, हिंदी, फारसी, संस्कृत, इनकी भाषा का गहन ज्ञान रखने वाले और इन सभ्यता संस्कृति का सम्मान करने वाले, उन्हें हम प्राच्यवाद कहते थे। और एक पाश्चात्यवादी थे। पाश्चात्यवादी वो थे जो यूरोपियन सभ्यता संस्कृति के सपोर्टर थे, जिन्हें यूरोपियन सभ्यता संस्कृति को जो सबसे मतलब टॉप मानते थे, सबसे अच्छा मानते थे। ठीक है, तो पाश्चात्यवादी, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी आप समझ चुके होंगे कि प्राच्यवादी कौन थे, जो एशिया की भाषा और एशिया की सभ्यता संस्कृति का गहन ज्ञान रखते थे, और पाश्चात्यवादी कौन थे, जो यूरोपियन सभ्यता संस्कृति के सपोर्टर थे, जो बिल्कुल मतलब कि जो पूरी तरह से यूरोपियन ही थे और यूरोपियन सभ्यता संस्कृति के सपोर्टर थे। प्राच्यवादी बहुत सारे यूरोपियन जो अंग्रेज थे वो भी प्राच्यवादी थे, उन्हें भी भारतीय सभ्यता संस्कृति का ज्ञान था और भारतीय सभ्यता संस्कृति को वो एक अच्छा मानते थे। उनमें से एक थे विलियम जोन्स। ठीक है, उनमें से एक कौन थे, विलियम जोन्स। ये एक भाषाविद थे, यानी कि अनेक भाषाओं का ज्ञान था इनको, पढ़ाई में ही बहुत अच्छे थे और इन्हें ये शौक था कि अलग अलग भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करें। ठीक है, तो ये क्या है, सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैयार किया गया। कब आए थे कलकत्ता विलियम जोन्स, 1783 में। और ईस्ट इंडिया एक सज्जन कलकत्ता आए, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया। तो बेटा सीटेट में कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाता है, पीछे से मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डालती आ रही हूँ उसमें भी मैं आपको बताती आ रही हूँ, और चैप्टर से भी कि कहाँ से क्या पूछ लिया जाए पता नहीं। तो हमें एक एक चीज ध्यान से समझना है, पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन तो यहाँ से भी बन सकता है ना कि 1783 में कलकत्ता में जूनियर जज के पद पर किसे तैनात किया गया था, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर किसे तैनात किया गया था, तो किसे तैनात किया गया था, विलियम जोन्स को, जो कि एक भाषाविद थे, अनेक भाषाओं का ज्ञान था उन्हें। ठीक है, कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद थे। बता चुकी हूँ जोन्स क्या थे, एक भाषाविद थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वो फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। मतलब अनेक भाषाओं का ज्ञान था, फ्रेंच, अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन, अरबी, फारसी, हर तरह की भाषा का ज्ञान था विलियम जोन्स को। आगे देखिए, इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने क्या था, जोन्स ने पाया कि इस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेजी अफसर, मतलब कि बहुत सारे जो अंग्रेजी अफसर थे ना, वो देसी भाषा यानी कि भारतीय भाषा में दिलचस्पी रखते थे, सीखना चाहते थे, लेकिन उन्हें या तो टाइम नहीं मिल रहा था और वो सीख नहीं रहे थे। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेलियन हॉल
हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने में प्रयास कर रहे थे। मतलब ये जो प्राचीन भारतीय विरासत थी उसके सपोर्टर थे विलियम जोन्स और कौन थे दूसरे, हेनरी टॉमस। याद रखिएगा, विलियम जोन्स और हेनरी टॉमस जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है उसके मतलब कि उसे वो अच्छा मानते थे भारतीय संस्कृति को। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे बिल्कुल नोट डाउन कर लेना है आपको कि एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल का गठन किसने किया था, विलियम जोन्स ने। एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने। ठीक है, ये दोनों ही किसने किया था, विलियम जोन्स ने, आपको याद कर लेना है। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। जोन्स और कोलब्रुक जो थे, टॉमस कोलब्रुक, ये भारत के प्रति एक खास तरह का मतलब अच्छा रवैया रखते थे। वो भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। यानी कि जो उनकी खुद की संस्कृति थी, यानी कि जो पश्चिमी संस्कृति थी और भारत की जो प्राचीन संस्कृति थी, दोनों के प्रति वो आदर का भाव रखते थे, विलियम जोन्स और कोलब्रुक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति मतलब पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के साथ भारत की प्राचीन सभ्यता संस्कृति के लिए भी आदर का भाव कौन रखता था, कौन सा ऐसा अंग्रेज अफसर था जो आदर का भाव रखता था, तो जोन्स और कोलब्रुक, विलियम जोन्स और कोलब्रुक। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखिए क्या है, जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुटे थे। वो क्या कर रहे थे, भारतीय प्राचीन ग्रंथों को ढूंढ रहे थे, उसका अनुवाद इंग्लिश में कर रहे थे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो ग्रंथ पहुंचा रहे थे, यानी कि अपने यूरोपियन लोगों को, ताकि बहुत सारे यूरोपियन लोग उस समय थे जिन्हें इंटरेस्ट था भारतीय प्राचीन संस्कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की, क्योंकि अगर वो भारत में रह रहे हैं तो यहाँ की संस्कृतियों के बारे में वो जानना चाह रहे थे। तो उन्हें उनके लिए वो अनुवाद कर रहे थे इंग्लिश में भारतीय सभ्यता संस्कृति के ग्रंथों का और फिर उन तक वो पहुंचा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। अब क्या हुआ, जब भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में सभी को ज्ञान हो गया, क्योंकि बहुत सारे अंग्रेज थे जिन्हें फारसी नहीं आता था, हिंदी संस्कृत नहीं आता था, लेकिन विलियम जोन्स और कोलब्रुक को वो सीख चुके थे, तो वो दोनों क्या करते थे, उसका इंग्लिश में अनुवाद करते थे और फिर उन लोगों तक ये अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए, उन लोगों तक पहुंचाते थे। तो जब वो भारतीय प्राचीन सभ्यता संस्कृति के बारे में पढ़ने लगे तो उन्हें ऐसा लगा कि भारतीयों को अंग्रेजों के मतलब दलील दिया कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी कि भारत में जो पश्चिमी ज्ञान को प्रोत्साहन दे रहे हैं अंग्रेज, उसके बदले उन्हें भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है वो भी बहुत विस्तृत संस्कृति है और बहुत ही अच्छी संस्कृति है, तो उसका ज्ञान उन्हें भारतीयों को मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छे से समझना है। इससे क्या है, पहला प्राच्यवादी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। प्राच्यवादी क्या होता है, एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाला। साथ ही आप पाश्चात्यवादी भी याद कर लेंगे कि पाश्चात्यवादी क्या होता है, पाश्चात्यवादी होता है यूरोपियन सभ्यता संस्कृति का सम्मान करने वाला, जिन्हें सिर्फ यूरोपियन भाषा का ज्ञान हो। मुंशी, ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो। ठीक है, अगर हम फारसी सीखना चाह रहे हैं तो किसके पास जाएंगे, मुंशी के पास। ठीक है, तो अगर हम फारसी सीखना चाह रहे हैं तो मुंशी के पास जाएंगे। इससे आपको याद हो जाएगा कि मुंशी क्या है, ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो। ठीक है, वर्नाकुलर क्या है, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। वर्नाकुलर का देखिए यहाँ पे दिया गया है, विद्वानों ने विभिन्न भारतीय भाषाओं सीखना चाहते थे, जिन्हें वो कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। विद्वान क्या होते थे, भारतीय भाषाओं को, जो अंग्रेज थे वो भारतीय भाषाओं को क्या कहते थे, वो बस बोलियां समझते थे और उन्हें क्या कहते थे, वर्नाकुलर का नाम दे रहे थे। याद रखिएगा, भारतीय भाषाओं को वर्नाकुलर का नाम दे रहे थे वो। मदरसा, सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है, या किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज हो सकता है। ठीक है, सीखने के स्थान को जहाँ पे हम सीखने जाते हैं, जैसे गुरुकुल होता है, वैसे ही मदरसा होता है कि जहाँ पे अरबी भाषा में सीखने के स्थान को मदरसा कहा जाता है। क्लियर है, ये आपको याद कर लेना अच्छे से, इससे क्वेश्चन बेटा आते हैं। हमेशा ही बोलते हैं ये ब्लॉक्स वाले जो टॉपिक है, जो भी पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आता है।
अब चलिए यहाँ देखते हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए अब क्या था, यहाँ पे हम ऊपर देख चुके थे कि बहुत सारे लोग क्या चाह रहे थे कि भारतीयों को भारतीय संस्कृति के बारे में शिक्षा मिले बजाय कि पश्चिमी ज्ञान के। देसी जनता का क्या था, इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते थे, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा के आदर की उम्मीद कर सकते थे। यानी कि केवल तभी जो अंग्रेज हैं, अगर भारतीयों को उनकी संस्कृति का ज्ञान दिया जाए तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, इसलिए उन्हें भारतीय संस्कृति का ज्ञान दिया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा खोला गया। याद रखिएगा, कलकत्ता में मदरसा कब खोला गया था, 1781 में। ठीक है, 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिल सके। 1791 में क्या हुआ, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये सब आपको याद कर लेना है, नोट कर लेना है। अब क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा सा घुमा के अगर पूछना चाहे तो क्या पूछ लेगा, इसमें ये पूछ सकता है कि 1791 में, या फिर डेट छोड़ दो, ये पूछ सकता है कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी, अंग्रेजों ने क्यों बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाई थी। तो क्यों करवाई थी, ताकि हिंदुओं को भी मतलब कि जो ये पूछा जा सकता है कि बनारस में हिंदू कॉलेज और कलकत्ता में मदरसा की स्थापना क्यों करवाई गई थी। तो क्यों करवाई गई थी, ताकि भारतीयों को उनकी सभ्यता संस्कृति का ज्ञान दिया जाए, ताकि जो अंग्रेज हैं उन्हें भारतीय प्रजा से आदर और सम्मान मिल सके और वो देसी जनता का मतलब कि दिल जीत सके, वो भारत की जनता का। ठीक है, तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। और इसके ऑप्शन में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं कि लोगों को ज्ञान देने के लिए, लोगों के प्रेशर के कारण, बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं। लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा, देसी जनता का दिल जीतने के लिए और इसका आदर और सम्मान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, पूरब की जघन्य गलतियां। पूरब यानी कि जो यूरोप था उसकी जघन्य गलतियां क्या थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। अब यहाँ तक तो ये था कि ये सारे जो लोग थे वो चाहते थे कि भारतीय सभ्यता संस्कृति को प्रोत्साहन मिले, भारत में भारतीय सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, ना कि यूरोपीय सभ्यता को। लेकिन जो बहुत सारे अंग्रेज अफसर थे वो क्या थे, प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करते थे। वो भारतीय सभ्यता संस्कृति की आलोचना करते थे, जो प्राच्यवादी थे उनकी आलोचना करते थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। ठीक है, जो पूर्वी समाज यानी कि जो भारतीय एशियाई समाज है, इनका जो समाज है ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है, अवैज्ञानिक है। ठीक है, अवैज्ञानिक मतलब इसमें कुछ भी वैज्ञानिक नहीं है, ये इसको पढ़ के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। उसके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही है, इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने में इतना खर्च नहीं करना चाहिए। ये कहने वाले कौन थे, पाश्चात्यवादी। ठीक है, जो सिर्फ यूरोपीय सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते थे, उन्हें ही सबसे श्रेष्ठ मानते थे। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। याद रखिएगा, ये बोलने वाले कौन थे कि पूर्वी जो समाज है वो ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है, अवैज्ञानिक है, अगंभीर है और सतही है। कौन थे, जेम्स मिल। जेम्स मिल थे, आपको याद रखना है। प्राच्यवादियों का विरोध करने वाले सबसे प्रमुख कौन थे, जेम्स मिल थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए। भारतीयों के पूर्वी समाजों में काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह वैज्ञानिक और तकनीकी सफलता हासिल की। तो ये जो जेम्स मिल थे पूरी तरह से पाश्चात्यवादी थे और ये क्या चाहते थे कि भारतीयों को अपने धर्म साहित्य के बारे में ना पढ़ाया जाए, बल्कि यूरोप के बारे में पढ़ाया जाए कि उसने किस तरह से वैज्ञानिक सफलता हासिल की। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, थॉमस बेंटिंक मैकाले। ये क्या है, 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध को और तीखा हो गया। थॉमस बेंटिंक मैकाले इन आलोचकों में सबसे प्रमुख थे। ठीक है, प्राच्यवादियों के एक तो ये क्या था हमारा, जेम्स मिल, और दूसरे कौन थे, थॉमस बेंटिंक मैकाले। ये भी प्राच्यवादियों की आलोचना में सबसे प्रमुख थे 1830 के दशक में। वो भारत को असभ्य देश मानते थे तथा असभ्य देश मानते थे, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। ये क्वेश्चन बेटा आ चुका है सीटेट में।
कि एक ये पूरा ये सेंटेंस आया था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। ये कथन किसका था? तो ये कथन किसका था? थॉमस बेबिंगटन मैकाले का। सिर्फ मैकाले आप याद रखिए काफी है कि ये कथन किसका था कि और पूरा सेंटेंस आया था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे साहित्य के बराबर है। ये कथन किसका था? मैकाले का। आप इस कथन से समझ सकते हैं कि मैकाले भारतीय सभ्यता को कितना छोटा मानता था कि एक जो यूरोपीय पुस्तकालय है उसका एक खाना यानी कि एक रैक, उसमें पूरा भारत और अरब का पूरा साहित्य समा सकता है, उसका ये कहना था। ठीक है, तो भारतीय सभ्यता को बहुत ही छोटा, बहुत ही सतही मानता था। गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। मैकाले हमेशा क्या चाह रहा था कि अंग्रेजी भाषा सिखाया जाए भारतीयों को। अंग्रेजी पढ़ना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। उसका क्या कहना था कि अंग्रेजी अगर हम पढ़ाएंगे तो भारतीय लोग सभ्य बनेंगे, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता अंग्रेजी ही है। मैकाले के मिंट्स, मैकाले मिंट्स पढ़ा होगा है। मैकाले मिंट्स मतलब कि जो शिक्षा का अधिनियम पारित हुआ था उसी को मैकाले मिंट्स कहा गया था। ये अधिनियम पारित करने वाले मैकाले थे, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया था मैकाले मिंट्स। मिंट्स मतलब विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। याद रखिएगा मैकाले मिंट्स कब पारित किया गया था, ये क्वेश्चन भी आता है, शायद आ भी चुका है, मुझे जहां तक याद है बहुत पहले 12-13 में ये क्वेश्चन आया था कि मैकाले मिंट्स कब पारित किया गया था। 1835 में पारित किया गया था। और मैकाले मिंट्स क्या है? मैकाले का विवरण भी इसको बोल सकते हैं हिंदी में। मैकाले मिंट्स क्या है? ये शिक्षा अधिनियम है। ठीक है, शिक्षा अधिनियम है, ये पारित किया गया था 1835 में। इसमें ये फैसला लिया गया कि अंग्रेजों, अब मैकाले मिंट्स से पारित हुआ, मैकाले के अंडर में वो विवरण पारित हुआ था, तो आप समझ सकते हैं उसमें क्या होगा, अंग्रेजी शिक्षा को ही प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो मैकाले मिंट्स में पूरी तरह से अंग्रेजी शिक्षा को ही प्रोत्साहन दिया गया था। यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसा तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन ना दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण के शिकार होते जा रहे हैं अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। ठीक है, क्या बोला कि इनको अगर हम प्रोत्साहन ना देंगे तो ये क्या होगा कि अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई थी इन संस्थानों को। तो ये सेंटेंस भी याद रखिए कि ये सेंटेंस भी आ सकता है कि अपने आप क्षरण का शिकार हो जा रहे अंधकार के मंदिर किसे कहा गया है, किसे कहा गया था, मतलब मैकाले के द्वारा, या फिर जो शिक्षा का अधिनियम था 1835 का शिक्षा का अधिनियम जो था उसके द्वारा अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा किसे दी गई थी? तो किसे दी गई थी? कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज को। ठीक है, उन्हें प्रोत्साहन देने से मना कर दिया गया था और उन्हें यह बोला गया था कि अपने आप ही शरण का शिकार हो रहे हैं और ये बिल्कुल ध्वस्त हो जाएंगे। अब स्कूलों में भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी थी। ठीक है, व्यवसाय के लिए शिक्षा, अब आगे है व्यवसाय के लिए शिक्षा। अब 1835 में तो मैकाले मिंट्स यानी मैकाले का शिक्षा अधिनियम पारित हो गया। अब व्यवसाय के लिए शिक्षा 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड नीति पत्र, वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। यह वुड डिस्पैच, इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से एक बार फिर दोहराया गया। सबसे पहले तो मैकाले मिंट्स था जो 1835 में, दूसरी बार जो शिक्षा नीति थी कब हुआ है? 1854 में, जिसे क्या बोला गया है? वुड डिस्पैच या वुड का नीति पत्र बोला गया है। याद रखिएगा, पहले जो शिक्षा नीति थी वो मैकाले मिंट्स 1835, दूसरी शिक्षा नीति 1854, जिसे पहले शिक्षा नीति मैकाले मिंट्स थी जो मैकाले के द्वारा जारी किया गया था। दूसरी शिक्षा नीति वुड डिस्पैच था, तो वुड डिस्पैच देखिए क्या है इसमें, कंपनी के नियंत्रक मतलब अध्यक्ष चार्ल्स वुड, अध्यक्ष उसका कौन था? चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया गया। इस संदेश को वुड डिस्पैच कहा गया था क्योंकि ये चार्ल्स वुड ने जारी करे थे। ठीक है, इसमें फिर से रूपरेखा मतलब शिक्षा की नई रूपरेखा स्पष्ट करते हुए दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने के कितने व्यवहारिक लाभ होते हैं। फिर से वही चीज दोहराया गया। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली के अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांगे, अब ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अंग्रेज भारत में जो भी कर रहे थे भारतीयों के लिए नहीं कर रहे थे, वो अपने फायदे के लिए कर रहे थे। अब उन्हें क्या लग रहा था कि अगर हम यूरोपीय शिक्षा भारतीयों को देंगे तो क्या होगा कि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी। यानी कि ब्रिटिश जो कपड़े आ रहे हैं, जो अंग्रेजी वाले मतलब अंग्रेजों के जो उस टाइप के कपड़े होते थे या जो भी
जो वहां पे बन के भारत आता था उनकी मांग पैदा होगी, क्योंकि वो जब अंग्रेजी पढ़ेंगे तो वो भी उनके तरह मॉडर्न होते जाएंगे और फिर उन चीजों की मांग होगी, और क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीजों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। अब ये चीज देखिए, ये भी है कि क्यों पढ़ाया जा रहा था, जो शिक्षा नीति में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन क्यों दिया गया था, तो क्यों दिया जा रहा था कि यूरोपीय जीवन शैली के अवगत कराया गया ताकि रुचि और आकांक्षाओं में बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोपीय चीजों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है। दूसरा है, वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। अब ये भी आ सकता है, ये सेंटेंस भी आ सकता है कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों की नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। ये तर्क कहाँ दिया गया था, तो कहाँ दिया गया था, वुड के नीति पत्र में दिया गया था ये तर्क। ठीक है, वुड के नीति पत्र में ये तर्क दिया गया था। मैं सेंटेंस आपको इसलिए बेटा दोहरा रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, नोट करिए, इसे याद करिए, याद नहीं समझिए। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस भी बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें ऐसे सेंटेंस होते हैं, उसके बाद पूछ लिया जाता है ये कहाँ से आया है, ये किसने लिखा है, ये कहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा था, बल्कि ये लोगों में ना तो काम के प्रति दायित्व, मतलब वो जो भारतीय साहित्य था उनको हमेशा ही बुरा ही मानते थे। अब 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही, ये तो मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ कि 1857 में मेरठ में सिपाही विद्रोह जब फैला था, तो उससे पहले क्या हुआ था, विश्वविद्यालय शिक्षा को ज्यादा विकसित करने के लिए कदम उठाए गए थे। अब चलिए आगे देखते हैं हम। अब क्या है, स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। तो पहले भारत की जो पाठशालाएं थी, इसके बारे में पहले बता देती हूँ। भारत में पाठशालाएं थी वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती थी। पाठशालाएं क्या थी कि उसके लिए कोई स्कूल नहीं होता था, कोई देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है इसे मैंने अंडरलाइन कर दिया। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं थी। पाठशालाएं क्या होती है, उसमें कोई कमरे वाला स्कूल नहीं होता, वो कहीं भी किसी पेड़ के नीचे गुरु होते थे, वहां टीचर नहीं होते थे, गुरु होते थे, वो पेड़ के नीचे कहीं पढ़ा रहे होते थे। मंदिरों के जो आंगन होता है मंदिरों का, वहां पढ़ाते थे। कहीं भी जो खुला स्थान है वहां बैठ के वो बच्चों को पढ़ाते थे। ठीक है, देखिए पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफी लचीला था। पाठशालाएं किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, गुरु के द्वारा प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफी लचीला था। उसमें क्या था कि जो स्कूल थे वो लोगों के जरूरत के हिसाब से चलते थे। जब कृषि का टाइम होता था तो क्या होता था, गरीब लोग अपने बच्चों को भी कृषि में इन्वॉल्व करते थे, तो उस समय स्कूल बंद हो जाता था। और जब फसल कट जाए, जो कृषि का टाइम खत्म होता था तो फिर से स्कूल खुल जाता था। फीस भी निश्चित नहीं थी उनकी, फीस भी निश्चित नहीं होती थी। जो अमीर लोग होते थे उनसे ज्यादा फीस ली जाती थी, गरीब लोगों से कम फीस ली जाती थी। कोई छपी हुई पुस्तकें नहीं होती थी। इसमें पॉइंट में सारे हाईलाइट कर चुकी हूँ, उसके पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिएगा। पाठशालाओं में कोई छपी हुई पुस्तकें नहीं होती थी, मतलब मौखिक रूप से पढ़ाया जाता था। बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी। बच्चे नीचे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, बच्चे नीचे बैठे हुए हैं। बच्चे, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी। ब्लैक बोर्ड भी नहीं होता था। बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होता था, बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते थे। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। मतलब कोई एग्जाम नहीं होता था कि एनुअल एग्जाम हो रहा है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता था। नियमित समय सारणी मतलब कि कोई टाइम टेबल नहीं था कि अभी हिंदी की क्लास लगेगी, अभी संस्कृत की लगेगी, अभी फारसी की लगेगी, ऐसा कोई भी टाइम टेबल नहीं था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होता था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि पाठशालाओं की क्या विशेषता थी। कुछ भी आ सकता है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि एक एक लाइन हमें एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। अब ठीक है, पाठशालाओं के ये फायदे थे, लोग बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, अपने हिसाब से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, नई दिनचर्या और नए नियम लागू किए गए। उसके बाद सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। जो पंडित यानी कि जो गुरु थे उन्हें सरकारी नौकरी पर रख लिया गया था। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। जैसे आजकल डीडीओ होते हैं, डीडी होते हैं ना, जो कई स्कूलों का जिम्मा लेते हैं, वो राउंड लगाते हैं, स्कूलों की देखरेख करते हैं, वही जिम्मा किन्हें सौंप दिया गया था, पंडितों को। ठीक है, पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों का में सुधार लाना था। पंडितों का काम क्या था, पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। इन नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे थे। जो सारे नियम मानने को तैयार थे
अंग्रेजों के द्वारा मानने को तैयार थे, उन नियमों उसमें चलने वाली पाठशालाओं के क्या हुआ था, सरकारी अनुदान मिलने लगे थे, और जो इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे उन्हें कोई भी अनुदान नहीं दिया जा रहा था और पाठशालाओं को बंद करवा दिया गया था। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची क्या क्या थी। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, परंतु बहुत सारे क्या देखिए स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय खोले तथा शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करें। अब क्या बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। बहुत सारे लोग भारत में क्या थे, पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। उसमें महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर सबसे प्रमुख थे जो पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, ये सेंटेंस अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया किसने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। देखिए महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। क्या होता था, अभी भी जिन्हें इंग्लिश नहीं आती उन्हें एक अगर हम वैसे लोगों के बीच चले जाए जहां पे सभी इंग्लिश में बोल रहे हैं तो अपने आप में एक हीनता की भाव पैदा होती है कि हम तो इनसे, ये तो इतने मॉडर्न है, हम तो ऐसे हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती होता है। तो अब उस समय भी यही हो रहा था कि भारतीय महात्मा गांधी का क्या कहना था कि जो औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। अगर किसी को बार बार बोला जाए कि तुम्हें तो ये आता ही नहीं है, तुम तो गवार हो, तुम तो ऐसे हो, तो अपने आप ही हमारे अंदर हीनता का बोध पैदा हो जाता है कि हमें तो सच में नहीं आता, हम तो बिल्कुल ये कर ही नहीं सकते। तो गांधी जी का ये कहना था कि भारतीय शिक्षा ने, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है और भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। सेंटेंस आप याद रखिएगा किसका क्या कहना था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन से राष्ट्रीय आंदोलन में कहा गया था कि वो शिक्षा संस्थानों को, सरकारी शिक्षा संस्थानों को छोड़ दे, असहयोग आंदोलन में, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, शायद या आगे पढ़ाऊंगी। असहयोग नहीं, आगे पढ़ाऊंगी। असहयोग आंदोलन क्या होता था, असहयोग का मतलब होता है सहयोग नहीं करना, ठीक है। गांधी जी का क्या कहना था कि अगर अंग्रेज हमारे देश में 200 साल से राज्य शासन कर रहे हैं तो हमारे सहयोग के कारण शासन कर रहे हैं, क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति हमारे घर में आके नहीं रह सकता। अगर वो रह रहा है तो हमारे किसी भी फैमिली मेंबर का सहयोग उसे मिल रहा है, तभी वो हमारे घर में आके रह पाएगा। अंग्रेज भी बाहरी हैं, वो भी हमारे घर में आके रह रहे हैं, हमारे देश में आके रह रहे हैं और पूरे देश पर 200 साल से शासन कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, हमारे सहयोग के कारण। अगर हम उसका सहयोग करना बंद कर देंगे तो उन्हें हारकर हमारे देश से जाना पड़ेगा। और यही था असहयोग आंदोलन, जिसपे विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया गया था, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया गया था, मिशनरियों का बहिष्कार किया गया था। ठीक है, तो गांधी जी इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषा में ही देनी चाहिए। महात्मा गांधी की क्या दृढ़ मान्यता क्या थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषा में ही होनी चाहिए। ठीक है, ये तो महात्मा गांधी का थी कि वो पाश्चात्य सभ्यता के बिल्कुल विरोधी थे और बिल्कुल भारतीय भाषा में वो शिक्षा चाहते थे। अब हम देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये संस्था 1901 में शुरू की थी। याद रखिएगा, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी, 1901 में हुई थी, कलकत्ता के पास हुई थी, कलकत्ता से कुछ किलोमीटर दूर में। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की 1901 में, कलकत्ता से कुछ किलोमीटर दूर। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय है। ठीक है, उनका क्या कहना था कि बचपन का जो समय है अपने आप सीखने का समय है। टैगोर को क्या हुआ था कि बचपन से ही स्कूलों से नफरत हो गई थी उन्हें, वो स्कूल में जाके पढ़ना नहीं चाहते थे, वो बंद होके पढ़ना नहीं चाहते थे, वो खुले, मतलब टैगोर का कहना था कि प्रकृति की गोद में हमें पढ़ना है, यानी कि खुले में। यहाँ पे देख रहे हैं चारों तरफ पेड़ पौधे ऐसे दिख रहे हैं ना, तो वही था उनका कि हम प्रकृति की गोद में पढ़े, ऐसे जहां पे प्राकृतिक माहौल हो, प्राकृतिक वातावरण हो, वैसे जगह पे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये सेंटेंस भी याद रखिएगा कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जाता है। ये किसकी मान्यता थी, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर की मान्यता थी। इसीलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया, जिसे क्या बोलते हैं, शांति निकेतन। ये कहाँ पर था, कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मिशनरी व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। पहले बता चुकी हूँ कि वो मतलब कि जो पश्चिमी सभ्यता और जो भी उनका था प्रौद्योगिकी के कट्टर आलोचक थे। लेकिन वही टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे।
टैगोर क्या चाहते थे कि जो आधुनिक पश्चिमी सभ्यता है जो हमारे सीखने लायक है और भारतीय परंपरा दोनों का श्रेष्ठ, दोनों में जो अच्छी चीजें हैं वो हमें सीखना चाहिए, उनका मिश्रण वो चाहते थे टैगोर। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया था। बिल्कुल ये सारे सेंटेंस आप अच्छे से याद रखिएगा कि किस किस चीजों पर उन्होंने जोर दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी दोनों ही पश्चिमी सभ्यता के मतलब जो गुड डिस्पैच और मैकाले का नीति पत्र था उसके विरोध में थे, लेकिन दोनों की भावनाएं थोड़ी थोड़ी अलग थी कि गांधी जी बिल्कुल भी पाश्चात्य सभ्यता के विरोधी थे, लेकिन टैगोर दोनों की अच्छी चीजों को अपनाना चाहते थे। ठीक है, चैप्टर हो गया। अब देखिए मिलान वाले क्वेश्चन ये एक बार आ चुका है पूरा वैसे ही, यही उठा के बिल्कुल पूछ लिया गया था। अब चलिए इसमें से हम देखते हैं। ओके, पाठशालाएं बिल्कुल सीधा है। पाठशालाएं क्या है, मैं नीचे से ही बताई जा रही हूँ क्योंकि ये मुझे सबसे इजी लगा था। पाठशालाएं क्या है, पाठशालाएं किससे संबंधित है, गुरु से। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी क्या थे, अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं, प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। क्या था बताइए थॉमस मैकाले क्या थे, प्राचीन सभ्यताओं का सम्मान। ओके, महात्मा गांधी क्या थे हमारे, अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध, बिल्कुल अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे महात्मा गांधी, अभी मैं बता चुकी हूँ। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। विलियम जोन्स थे प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान। विलियम जोन्स और टॉमस मैकाले जो थे, अभी मैकाले का नीति पत्र है, टॉमस मैकाले हमारे क्या थे, अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, और विलियम जोन्स क्या थे, प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, जो विलियम जोन्स मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, जो भाषाविद थे। ओके, क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम विलियम जोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, वो कौन थे, एक बहुत बड़े भाषाविद थे विलियम जोन्स। ओके, तो देखिए इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, भाषाविद कौन था, विलियम जोन्स की क्या धारणाएं थी, और ये जोन्स और कॉलब्रुक क्या चाहते थे, पाठशालाएं क्या थी, प्राच्यवादी, मुंशी, वर्नाकुलर, मदरसा क्या था, और जो पूरब की जगह निकलती है यानी कि पूर्वी शिक्षा को अंग्रेज क्या मानते थे, अपनी शिक्षा को किस तरह वो प्रोत्साहित कर रहे थे, मैकाले का नीति पत्र क्या था, मैकाले का नीति पत्र यानी कि जो मैकाले का विवरण भी, मैकाले मीन्स गुड डिस्पैच क्या है भारत में अंग्रेजों की शिक्षा नीति क्या थी, और भारत में जो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा नीति क्या थी, वो किस तरह से शिक्षा देना चाहते थे, और साथ ही हमने क्या देखा है कि जो पाठशालाओं में शिक्षा किस तरीके से होती थी। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका हो चुका है। चैप्टर को अच्छे से समझिए, सुनिए, नोट्स बनाइए, बार बार बोलती हूँ मैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें।